हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जो कल की हमारी क्लास बाकी रह चुकी थी उपन्यासों से। और उपन्यासों की ये सेकंड सीरीज है जो कि सीरीज हमारी 235 क्वेश्चन की है। तो 100 प्रश्न हम इसके पढ़ चुके थे और अब हम 101 नंबर के प्रश्न पर चल रहे हैं। तो बिना देर करते हुए हम अपने प्रश्न पर आते हैं। और प्रश्न है आज का कि किस उपन्यास में ब्रज के नटों का जीवन चित्रित है। किस उपन्यास में ब्रज के नटों का जीवन चित्रित है। तो यहाँ पर जो आपका बेटा सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है कब तक पुकारूं। अब कब तक पुकारूं उपन्यास किसका है, तो ये रांगे राघव जी का है। कब तक पुकारूं, ठीक है। तो किस उपन्यास में ब्रज के नटों का जीवन चित्रित है, तो कब तक पुकारूं, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं 102 नंबर का प्रश्न। और प्रश्न कह रहा है कि भीष्म साहनी को तमस उपन्यास के लिए 1975 ईस्वी के किस पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। यानी कि जो तमस उपन्यास है भीष्म साहनी का, तो उसमें बताना है आपको कि तमस पे उनको कौन सा सम्मान दिया गया है, कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर जो है वो दिया गया था 1975 में साहित्य अकादमी सम्मान भीष्म साहनी जी को तमस उपन्यास के लिए, ठीक है। तो यहाँ आपका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भीष्म साहनी ने अपने किस उपन्यास में 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी प्रस्तुत की है। भीष्म साहनी का उपन्यास में बताना है तो किस उपन्यास में उन्होंने 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी को प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर जो उनका सही आंसर है वो है तमस में ही। किसमें? तमस में ही उन्होंने मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी प्रस्तुत की है। तो 103 का आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विपरीत संस्कारों वाले मध्यवर्गीय पति पत्नी की जीवन गाथा चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा है। मतलब जो विपरीत संस्कारों वाले मध्यवर्गीय पति पत्नी की जीवन गाथा है उसका चित्रण किस उपन्यास में किया गया है, तो वो किया गया है कड़ियाँ। किसमें किया गया है? कड़ियाँ में। और यहाँ पर पति पत्नी से जैसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप कड़ियाँ लगा सकते हो, ठीक है। तो 104 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कड़ियाँ हो जाएगा, ठीक है। और ये भी हमारा किसका है, तो ये भी भीष्म साहनी जी का उपन्यास है, ठीक है। चलिए 105 नंबर के प्रश्न पर पहुंचते हैं। और 105 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भीष्म साहनी ने किस उपन्यास के माध्यम से 3 पीढ़ियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत किया है। तो किस उपन्यास में ऐसा हुआ है, तो यहाँ पर आपको बताना है। मैं आपको सीधा बता देता हूँ, वो आपका होगा मय्यादास की माणी। कौन सा होगा? मय्यादास की माणी उपन्यास में भीष्म साहनी ने 3 पीढ़ियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का प्रमाणिक इतिहास प्रस्तुत किया है, ठीक है। और ये मय्यादास की माणी भी किसका है? भीष्म साहनी जी का उपन्यास है, ठीक है। कुंतो भी है, झरोखे भी है, तमस भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है किस उपन्यास में विभाजन से पूर्व पंजाब के एक आर्य समाजी संस्कारों वाले परिवार की कहानी कही गई है। किस उपन्यास में विभाजन से पूर्व पंजाब के एक आर्य समाजी संस्कारों वाले परिवार की कहानी कही गई है, तो आपको बताना है क्या तमस में कही गई है, नीम के पेड़ में, या जिंदगी नामा में, या फिर कुंतो में। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो होगा कुंतो। किस उपन्यास में? तो कुंतो उपन्यास में ये बात कही गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी उपन्यास कौन सा है? सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी उपन्यास कौन सा है? नीलू, नीलिमा, नीलोफर, तमस, या मय्यादास की माणी, या फिर झरोखे। तो यहाँ पर आपका जो 107वें नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीलू, नीलिमा, नीलोफर। कौन सा हो जाएगा?
नीलो, नीलिमा, नीलोफर सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं 108 नंबर का क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती का कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी 1980 ईस्वी द्वारा पुरस्कृत है? तो कृष्णा सोबती जी के ये हम हसमत, जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, तो इनमें से आपको बताना है, ये पूरे के पूरे कृष्णा सोबती जी के उपन्यास हैं। ठीक है, और यहाँ 108 में आपको बताना है, वैसे ये हम हसमत जो है ये शब्द चित्र है, कृष्णा सोबती जी का ये क्या है, शब्द चित्र है। तो 108 नंबर में आपको बताना है, और यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा कौन सा, जिंदगी नामा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस पर मिला था, जिंदगी नामा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है 109 नंबर का क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पर आपको बताना है कि कृष्णा सोबती का वह उपन्यास जिसमें पंजाब की सांस्कृतिक झांकी और 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों का चित्रांकन हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है, क्या वो यारों के यार है, डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा या दिलो दानस? तो यहाँ पर जो सबसे बढ़िया आंसर है आपका वो है जिंदगी नामा, यानी सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कृष्णा सोबती की वह औपन्यासिक कृति जिसे व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? तो व्यास सम्मान कृष्णा सोबती की किस कृति को प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है, और यहाँ पर जो है वो हुआ था समय सरगम को। किसको हुआ था व्यास सम्मान प्राप्त, समय सरगम, समय सरगम जो कृति है उसको व्यास सम्मान 2007 प्राप्त हुआ था। ठीक है, और ये समय सरगम किसकी कृति है, तो कृष्णा सोबती जी की कृति है। चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 किसे प्राप्त हुआ है? अब आपके सामने ये दिया है, शिव प्रसाद, नीला चांद, भीष्म साहनी, मायादास की माणी, कृष्णा सोबती, सूरजमुखी अंधेरे के और धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा। तो बताना है कि वास्तविकता में 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है और किस कृति पर हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1990 में शिव प्रसाद जी को नीला चांद कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, यानी ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन है, शिव प्रसाद सिंह के किस उपन्यास को व्यास सम्मान 1992 प्राप्त हुआ है? गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, औरत या बहती गंगा? तो 112 का जो आंसर है आपका वो हो जाएगा नीला चांद। ठीक है, तो नीला चांद को 1992 में व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, और इससे पहले यहाँ पर भी 1990 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी कृति पर प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा है कि किस उपन्यास में 1960 ईस्वी के काशी को उसके पूरे सांस्कृतिक संदर्भ में चित्रित किया गया है? किस उपन्यास में 1960 ईस्वी के काशी को उसके पूरे सांस्कृतिक संदर्भ में चित्रित किया गया है? क्या मंजूषिमा को, अलग अलग वैतरणी, नीला चांद, गली आगे मुड़ती है? तो यहाँ पर आपको बताना है, और यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीला चांद, यानी नीला चांद जो उपन्यास है किसका है, तो यहाँ पर मैंने पढ़ा था अभी, शिव प्रसाद जी का है। किसका है, शिव प्रसाद जी का है। ठीक है, तो शिव प्रसाद सिंह जी। तो यहाँ पर आप लोग हमें बताएंगे, तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा आपका नीला चांद, जिसमें 1960 ईस्वी के काशी को उसके पूरे सांस्कृतिक संदर्भ में चित्रित किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 114वें नंबर, शिव प्रसाद सिंह ने अपने किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण परिवर्तन का संश्लिष्ट चित्रण किया है? ये भी शिव प्रसाद जी से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अलग अलग वैतरणी। क्या हो जाएगा, अलग अलग वैतरणी। शिव प्रसाद सिंह ने अपने किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण परिवर्तन का संश्लिष्ट चित्रण किया है? तो वो किस में किया है, अलग अलग वैतरणी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है कबीलाई जीवन। जो कबीले हुआ करते थे पहले, तो कबीलाई जीवन व्यतीत करने वाले नटों के जीवन संघर्ष को उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पर 115 का आपको आंसर बताना है, जो कि आपका हो जाएगा सैलूस। कौन सा हो जाएगा, सैलूस उपन्यास में कबीलाई जीवन व्यतीत करने वाले नटों के जीवन संघर्ष का उद्घाटित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका
शिव प्रसाद सिंह ने अपनी पुत्री के जीवन की करुण कथा को केंद्रित करके किस उपन्यास की रचना की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा नाम से ही मंजूसिमा। ठीक है, मंजू से मंजूसिमा हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका बी नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 किसे प्राप्त हुआ है? तो 1990 तो हमने पढ़ लिया था कि शिव प्रसाद सिंह को प्राप्त हुआ है, लेकिन 1992 किसको प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं कि 1992 का हुआ था गिरिराज किशोर जी को। किसको हुआ था? गिरिराज किशोर जी को। और किस कृति पर? तो ढाई घर। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ढाई घर गिर गया, तो याद भी रहेगा कि ये किसका है? गिरिराज जी का उपन्यास है। ठीक है, इसके बाद फणीश्वरनाथ ये नहीं है, 1992 में इनको नहीं मिला है, तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा? गिरिराज किशोर ढाई घर, यानी ए नंबर यहाँ पर हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 118 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? यानी कि आपको असंगत बताना है। क्या कृष्णा सोबती जी ने सूरजमुखी अंधेरे के लिखा हुआ था, कृति लिखी थी? तो ये बिल्कुल सही है कि कृष्णा सोबती जी की जो कृति है वो सूरजमुखी अंधेरे के है। इसके बाद भीष्म साहनी गुनाहों का देवता। तो भीष्म साहनी का जो है वो गुनाहों का देवता, तो लगभग ये हमारा क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। गुनाहों का देवता इन्होंने नहीं लिखा था। राजेंद्र यादव उखड़े हुए लोग, ये भी सही है। रविंद्र कालिया खुदा सही सलामत है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका असंगत है वो कौन सा है? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1993 किसे दिया गया है? साहित्य अकादमी 1993 किसे दिया गया है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो विष्णु प्रभाकर जी को दिया गया था, अर्धनारीश्वर कृति के लिए। विष्णु प्रभाकर जी को किस कृति के लिए? अर्धनारीश्वर कृति के लिए 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा 120 निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? आपको बताना है, तो फटाफट आप लोग बताएंगे कि 120वें नंबर का क्या होगा। क्या प्रभा खेतान जी ने अलमाक कबूतरी लिखा था? शिवानी जी ने कृष्णकली, तो ये तो बिल्कुल सही है। इसके बाद मन्नू भंडारी आपका बंटी, ये भी बिल्कुल सही है। ममता कालिया दुखम सुखम, ये भी सही है। तो असंगत यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, जो कि हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 121वां नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपको प्रकाशन काल के आधार पर आपको बताना है कि प्रकाशन काल के आधार पर पहला उपन्यास कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा आएगा। तो पहले हम उपन्यास पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से उपन्यास दिए हैं। एक चूहे की मौत, तमस, लालटीन की छत और मछली मरी हुई। तो ये चार उपन्यास यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी नंबर। कौन सा? बी नंबर, मछली मरी हुई। और ये मैं बता दूं आपको कि मछली मरी हुई जो उपन्यास है ये लिखा गया था 1966 में। कब लिखा गया था मछली मरी हुई? 1966 में। एक चूहे की मौत ये 1971 में लिखा गया था। इसके बाद तमस तो 1973 में लिखा गया था, या प्रकाशन काल आप कह सकते हो। तमस का प्रकाशन काल क्या है? 1973। और लालटीन की छत इसका है 1974। ठीक है, एक बार मैं फिर दोबारा दोहराता हूं। मछली मरी हुई 1966, एक चूहे की मौत 1971, तमस 1973 और लालटीन की छत 1974। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका बी नंबर जो है वो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 122वां है, यहाँ भी आपको प्रकाशन काल के आधार पर बताना है कि कौन सा पहले है और कौन सा बाद में है। तो पहले हम यहाँ पर उपन्यासों को पढ़ेंगे। ढाई घर अभी पढ़ चुके हैं हम। अर्धनारीश्वर, मुझे चांद चाहिए, ढाई घर गिरिराज का अभी हमने पढ़ा हुआ है। इसके बाद नीला चांद, ये भी हमने पढ़ा है शिव प्रसाद जी का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि 122 में सबसे पहले कौन आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा पहले नीला चांद। कौन सा हो जाएगा? पहले नीला चांद, फिर ढाई घर, फिर अर्धनारीश्वर और फिर मुझे चांद चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्रमशः इनका एक बार डेट भी बता देता हूँ। तो 1988 में नीला चांद प्रकाशित हुआ था और 1991 में ढाई घर, जो कि अभी हमने पढ़ा हुआ है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है 92 में। इसके बाद अर्धनारीश्वर
1992 में लिखा गया था, और मुझे चांद चाहिए ये 1993 में लिखा गया था या प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सुरेंद्र वर्मा को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 ईस्वी प्राप्त हुआ है? यानी कि 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ था, ये हुआ था किसको? 1996 पूछा गया है ना, 1996। ठीक, तो ये हुआ था मुझे चांद चाहिए। किसको? मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा जी को मुझे चांद चाहिए कृति के लिए 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फैक्टेबल क्वेश्चन है, ज़्यादा समय हम इसलिए नहीं ले रहे हैं। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्षों पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है? तो ये तो बड़ा आसान है, पहला गिरमिटिया। कौन सा है? पहला गिरमिटिया। तो 124 का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्षों पर केंद्रित उपन्यास पहला गिरमिटिया है। अगला है, गिरिराज किशोर को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2000 प्राप्त हुआ है? तो किस उपन्यास के लिए हुआ है? तो ये हुआ था पहला गिरमिटिया के लिए। किसके लिए? पहला गिरमिटिया के लिए। तो यहाँ पर पहला गिरमिटिया हो जाएगा। किसको मिला हुआ है? गिरिराज किशोर जी को मिला हुआ है। ठीक है, चलिए। अच्छा, पहला गिरमिटिया लिखा किसने है? तो गिरिराज किशोर जी ने। और साथ ही साथ इसमें दिया क्या है? तो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्षों का चित्रण किया गया है। किसमें? पहले गिरमिटिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और 126 नंबर का प्रश्न है। और 126 नंबर में देखेंगे कि नरेश मेहता का वह उपन्यास जिसमें मातृहीन बालक, यानी जिसकी माता नहीं है, तो नरेश मेहता का वह उपन्यास जिसमें मातृहीन बालक उदयन के मानसिक विकास का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है, वह उपन्यास कौन सा है? तो वो उपन्यास जो है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। धूमकेतु एक श्रुति। कौन सा है? धूमकेतु एक श्रुति उपन्यास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदर्शवादी संस्कार संपन्न दंपति के जीवन संघर्षों को चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो एक आदर्शवादी संस्कार संपन्न दंपति के जीवन संघर्षों को चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये भी शायद आप लोगों ने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, तो मैं बता देता हूं। यह पथबंधु था, यह पथबंधु था। ठीक है, तो यहां पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी नंबर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब बताना है आपको 128वें नंबर के क्वेश्चन में कि माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? तो मैं आपको बता देता हूं, धर्मवीर भारती ने लिखा था सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा, और इसका पात्र कौन है? तो माणिक मुल्ला जी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 129वें नंबर का प्रश्न है कि वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है? तो वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है, यह आपको बताना है। तो ये है मुझे चांद चाहिए। किस उपन्यास है, किस उपन्यास की नायिका है वर्षा वशिष्ठ? तो मुझे चांद चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 130, और इसमें आपको बताना है कि किस उपन्यास के लिए अलका सरावगी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2001 में मिला था? तो देखिए कोई बात नहीं, ये नहीं है डूबते मस्तूल उत्तर कथा, ये भी नहीं है। किस पे मिला था अलका सरावगी को? तो कली कथा वाया बाईपास पर। किस पे मिला था? कली कथा वाया बाईपास उपन्यास पर अलका सरावगी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2001 दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत विभाजन की त्रासदी का उपन्यास कौन सा है? तो ये तो वैसे सभी को पता होगा, और ये है हमारा सही आंसर, तमस। ठीक है, भारत विभाजन की त्रासदी का उपन्यास कौन सा है? तमस है, जो कि भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि ने उपन्यास लिखा है? किस कवि ने उपन्यास लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहां पर हम इसका आंसर क्या मान लेंगे? बी नंबर मान लेंगे। ठीक है, किस कवि ने उपन्यास लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने उपन्यास लिखा हुआ है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे और 34 नंबर के क्वेश्चन पर, सॉरी यहां पर अभी 32 पढ़ा है, तो यहां पर मैथिली शरण गुप्त नहीं होगा, यहां पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी होगा, यानी ए नंबर आपका बेटा सही आंसर होगा। सॉरी,
इसके बाद है 133 नंबर का क्वेश्चन कि किस उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 द्वारा सम्मानित किया गया है। तो कमलेश्वर जी का तो सबसे प्रचलित है कौन सा, कितने पाकिस्तान। सबसे प्रसिद्ध इनका उपन्यास है कौन सा, कितने पाकिस्तान। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे और 133 के बाद हम चलेंगे 134वें नंबर क्वेश्चन पर। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास दलित जीवन पर केंद्रित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दलित जीवन पर केंद्रित आपको उपन्यास बताना है। तो यहां पर आपका जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा परिशिष्ट उपन्यास दलित जीवन पर केंद्रित है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम पढ़ेंगे 135 ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में विख्यात है। ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में कौन विख्यात हैं, तो सभी को पता है ऐतिहासिक में हमारे वृंदावन लाल वर्मा जी आ जाते हैं। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा जी जो वास्तविकता में बुंदेलखंड से हैं। और इसके बाद हैं 136वां नंबर का क्वेश्चन, यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी से संबद्ध उपन्यास है। तो यशपाल का ऐसा कौन सा उपन्यास है जो देश विभाजन की त्रासदी से संबंधित है। तो यहां पर जो आपका आंसर होने वाला है वो होने वाला है झूठा सच। कौन सा होने वाला है, झूठा सच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कुमारगिरी किस उपन्यास का पात्र है। तो कुमारगिरी जो है वो किस उपन्यास का पात्र है, तो ये महाकाल उपन्यास के पात्र हैं। कौन से, सॉरी एक सेकंड, महाकाल नहीं होगा, चित्रलेखा होगा। कौन सा, चित्रलेखा। तो 137 का यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। कुमारगिरी किस उपन्यास के पात्र हैं, तो ये हैं चित्रलेखा उपन्यास के पात्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 138वां नंबर है कालीचरण किस उपन्यास के पात्र हैं। तो फटाफट आप लोग सोच लीजिए कि कालीचरण किस उपन्यास के पात्र हैं। और ये हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और कालीचरण जो है वो मैला आंचल के पात्र हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 किसे प्राप्त हुआ है। तो साहित्य अकादमी 2005 किसे प्राप्त हुआ है, तो देखिए मन्नू भंडारी नहीं होंगे और विभूति नारायण राय शहर में कर्फ्यू ये भी नहीं होंगे। तो अब हमारे पास बचते हैं दो, बदियुज्जमा एक चूहे की मौत और मनोहर श्याम जोशी। तो मैं यहाँ आपको लेकर के जाऊंगा मनोहर श्याम जोशी क्याप जो उपन्यास लिखा हुआ था, इनको 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो 139 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। असंगत युग्म है, बाकी सब खैरियत है, मृदुला गर्ग, आओ पेपे घर चलें प्रभा खेतान, रुकोगी नहीं राधिका, उषा प्रियंबदा और बेघर ममता कालिया। तो यहाँ पर वास्तविकता में असंगत आपको बताना है। तो यहाँ पर बाकी तो सब ठीक हैं, आओ पेपे घर चलें, शाम को सब लोग घर जाते हैं खेतों से, तो ये तो हम ऐसे सीख के रखे हैं। रुकोगी नहीं राधिका, तो जब उषा काल हो गया है यानी कि सुबह का समय हो गया है, तो उसकी प्रिय जो है वो विदा ले रही है। वो क्या ले रही है, विदा ले रही है। तो रुकोगी नहीं राधिका ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ये भी सही है। बेघर तो ममता कालिया, जिसकी ममता काली है वो तो बेघर हो ही जाएगा। तो यहाँ पर डी आपका सही है। तो यहाँ पर जो असंगत है वो हो जाएगा आपका बाकी सब खैरियत है, ये मृदुला गर्ग जी का नहीं है। ठीक है, मृदुला गर्ग जी का ये उपन्यास नहीं है। तो यहाँ पर असंगत हमारा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमें सुमेलित करना है, और सुमेलित करने के लिए चलिए इसमें लंबा चौड़ा है, इसको हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद है 142वें नंबर का क्वेश्चन कि प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा। 142वें नंबर का क्वेश्चन है। और यहाँ पहले हम पढ़ लेते हैं कि कथा सतीसर, जिंदगी नामा, छिन्नमस्ता और आवा हमारे पास 4 उपन्यास दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पहले है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपका होगा वो सबसे पहले होगा जिंदगी नामा। सबसे पहले कौन सा होगा, जिंदगी नामा, क्योंकि जिंदगी नामा 1979 में लिखा गया था। जिंदगी नामा कहाँ लिखा गया था, 1979 में, जो कि बी और सी दोनों में है। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि दूसरा जो आएगा वो आएगा छिन्नमस्ता, तो यहाँ पर सी नंबर जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छिन्नमस्ता जो है वो बेटा लिखा गया था, प्रकाशित हुआ था 1993 में। आवा जो हुआ था वो 1999 में, और कथा सतीसर जो 2001 में प्रकाशित हुआ था।
तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 142 का सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2007 किसे मिला है? तो 143 का आपको बताना है भैया कि साहित्य अकादमी सम्मान 2007 में किसको दिया गया है। तो 2007 में मिला था अमरकांत जी को, और कौन सी कृति पर? तो इन्हीं हथियारों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस उपन्यास में भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 से लेकर देश के स्वतंत्र होने 15 अगस्त 1947 तक का बलिया का सामाजिक यथार्थ चित्रण किया गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो भी है इन्हीं हथियारों से। कौन सा है? इन्हीं हथियारों से, जो लिखा किसके द्वारा गया है? अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस उपन्यास का नायक बलिया जनपद है? तो किस उपन्यास का नायक बलिया जनपद है? तो ये तो फिलहाल अभी हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? इन्हीं हथियारों से। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास, और इसके बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 46 का फैंटेसी शैली में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो वो था हमारा एक चूहे की मौत। यानी यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, फैंटेसी शैली में लिखा गया है एक चूहे की मौत। क्लियर है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि अमरकांत को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2009 से सम्मानित किया गया था? यानी व्यास सम्मान 2009 पर अमरकांत जी को किस कृति पर मिला है? तो ये भी आपका हो जाएगा इन्हीं हथियारों से। और यहाँ पर सही आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अमरकांत के किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज के अंतर्विरोध की ओर संकेत किया गया है? एक बार मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा इसको। अमरकांत के किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज के अंतर्विरोध की ओर संकेत किया गया है? तो ये है आपका सही आंसर आकाश पक्षी, यानी 148 का यहाँ पर आपका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2008। तो इसको मैं फटाफट बता देता हूँ। गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग पर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ हमें जल्दी जल्दी करने हैं क्योंकि आज ये पूरे कंप्लीट करने हैं। पांच आंगनों वाला घर उपन्यास के लिए गोविंद मिश्र को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये तो नॉर्मल से फैक्ट हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यास सम्मान 1999। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संयुक्त परिवार के टूटने और संवेदनशीलता की छीजने का एहसास कराने वाला उपन्यास कौन सा है? तो ये तो आपको बताने वाला हमें नहीं है क्योंकि यहाँ पर संयुक्त परिवार की बात हो रही है और यहाँ पर लिखा है 5 आंगनों वाला घर। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास कौन सा है? तो बालक की जिंदगी को तो देखिए आपका बंटी वैसे भी बेटा ही होगा, पुत्र होगा। ठीक है, तो इतना तो लॉजिक हमें लगाना है। तो बालक की जिंदगी को किस में दर्शाया गया होगा? आपके बंटी में, जो कि लिखा गया किसके द्वारा? मन्नू भंडारी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है किशोर बाबू किस उपन्यास के नायक हैं? तो ये भी हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आप लोगों ने पढ़ा है, डिटेल भी इसके बारे में पढ़ी है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा राग दरबारी। ठीक है, जो लिखा किसके द्वारा गया था? श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, एक मिनट, कुछ जल्दी में हो गया, सॉरी। और यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा कली कथा वाया बाईपास। ठीक है, जो अलका सरावगी के द्वारा लिखा गया था। राग दरबारी जब भी मिलता है बड़ा मजा आता है उसके आंसर करने में। सॉरी, यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा कली कथा वाया बाईपास। लिखा किसके द्वारा गया है? अलका सरावगी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दलितों की व्यथा को व्यापक और तीव्र संवेदना घातों से साहित्य में उजागर करने वाला हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा धरती धनना अपना। कौन सा हो जाएगा? दलितों की व्यथा को व्यापक और तीव्र संवेदना
घातों से साहित्य में उजागर करने वाला हिंदी का प्रथम उपन्यास धरती धन ना अपना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और 155 नंबर पर है कि राजनीतिक विषय पर केंद्रित उपन्यास है, तो राजनीतिक विषय पर केंद्रित उपन्यास हो जाएगा महाभोज, जो कि लिखा किसके द्वारा गया है, मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आपका बंटी भी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, चित्रा मुद्गल को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान प्राप्त 2003 दिया गया है। तो व्यास सम्मान किसको, चित्रा मुद्गल जी को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इनको मिल जाएगा किस पर, आवा कृति पर। किस कृति पर मिल जाएगा, आवा। तो 156 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, मुंबई के मजदूर संगठनों को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास। तो मुंबई के मजदूर संगठनों को केंद्र में रखकर लिखा गया आपका जो उपन्यास है वो हो जाएगा कौन सा, तो वो भी हो जाएगा आपका आवा। कौन सा हो जाएगा, आवा। ठीक है, और यहाँ भी हमने पहले ही पढ़ लिया है कि चित्रा मुद्गल जी का है ये। ठीक है, इसके बाद अगला है 158वां, व्यास सम्मान 2004 किसे प्राप्त हुआ है। तो व्यास सम्मान 2004 ये प्राप्त हुआ है मृदुला गर्ग जी को, लेकिन किस कृति पर, तो कठगुलाब कृति पर। ठीक है, मृदुला गर्ग को कठगुलाब कृति पर 2004 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको मिलान करना है। और मिलान के लिए यहाँ पर आपको विकल्प जो हैं वो सही तरीके से नहीं दिख रहे हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगला पढ़ लेते हैं, ममता कालिया का वह उपन्यास जो IAS इम्पोर्टेंट है। ममता कालिया का वह उपन्यास जो IAS अधिकारी संदीप और उसकी व्याख्याता पत्नी कविता के पारिवारिक जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। तो आपको भैया बताना है, तो देख लेना भैया, यहाँ पर लिखा भी है एक पत्नी के नोट्स, तो यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भावनाओं में नहीं बहना है, प्रेम कहानी नहीं लगाना है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एक पत्नी के नोट्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला है, इसको तो हम करके छोड़ेंगे, ऐसे अगर आते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। आशा करते हैं आपको इतना दिख रहा होगा। तो 161 यहाँ पर प्रश्न है कि उपन्यासकारों और उपन्यासों का सुमेल आपको करना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको सुमेलित करके सबको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ये आपके कूट दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम आपको बता दें कि उपन्यासों और उपन्यासकारों को सबसे पहले जिसको आपको आता है उसको देखो। सबसे पहला जैसे कमलेश्वर है, कौन सा है, कमलेश्वर। तो एक सड़क 57 गलियां, ये किसका उपन्यास है, तो कमलेश्वर जी का है। इसके बाद अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक पति के नोट्स और एक पत्नी के नोट्स पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था, एक पत्नी के नोट्स। तो ये हो जाएगा आपका किसका, ममता कालिया जी का। एक पत्नी के नोट्स किसका हो जाएगा, ममता कालिया जी का हो जाएगा। और इसके बाद जो उषा प्रियंवदा होंगी, तो उषा प्रियंवदा जी का हो जाएगा शेष यात्रा। उषा प्रियंवदा जी का क्या हो जाएगा, शेष यात्रा। और इसके बाद जो महेंद्र भल्ला जी का हो जाएगा वो हो जाएगा एक पति के नोट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का आपका हो जाएगा दूसरा और बी का डी का हो जाएगा पहला। ठीक है, तो 4 3 2 1 तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला है कि चंद्रकांता को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको बताना है कि चंद्रकांता को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया था, वो भी कब, 2005 में। तो ये दिया गया था कथा सतीसर पर। किस पर दिया गया था, कथा सतीसर पर दिया गया था। इसके बाद अगला है, आतंकवाद से त्रस्त कश्मीर का प्रमाणिक और सजीव चित्रण करने वाला उपन्यास। आतंकवाद से त्रस्त कश्मीर का प्रमाणिक और सजीव चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है, तो अपने अपने कोणार्क यहाँ वितस्ता बहती है। तो यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कथा सतीसर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, कथा सतीसर। ठीक है, आगे है, अमरीकी नारी जीवन की अंतर्व्यथा उद्घाटित करने वाला
उपन्यास कौन सा है? तो अमेरिका की भैया नारी है, तो अमेरिकी नारी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आओ पेपे घर चलें, आओ पेपे घर चलें। ठीक है, चलिए ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये प्रभा खेतान जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषों के वर्चस्व के विरुद्ध अपनी अलग पहचान बनाने में संघर्षरत नारी को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है और वो है छिन्नमस्ता। कौन सा है? छिन्नमस्ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके लिए आ गए हैं नॉर्मल से प्रश्न हैं, और नॉर्मल से प्रश्नों के आपको फटाफट आंसर देने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं करना है। तो अंतराल जो है वो किसका उपन्यास है? अंतराल उपन्यास किसका है? तो अंतराल उपन्यास किसका है? मोहन लाकेश जी का है। किसका है? मोहन लाकेश जी का है। सी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अक्षयवट उपन्यास किसका है? फटाफट आंसर देना है। अक्षयवट उपन्यास किसका है? चंद्रकांता जी का, मैत्रेयी पुष्पा का, सूर्यबाला का या नासिरा शर्मा का? तो यहाँ पर हो जाएगा ये अक्षयवट नासिरा शर्मा जी का हो जाएगा। ठीक है, तो अक्षयवट किसका हो गया? नासिरा शर्मा। अगला है अनाम स्वामी उपन्यास किसका है? तो अनाम स्वामी उपन्यास बताना है भैया, फटाफट बताना है, ज़्यादा देर नहीं लगाना है। अब इतना ज़्यादा अपने पास समय नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा किसका? जैनेन्द्र कुमार जी का। ठीक है, तो अनाम स्वामी किसका है? जैनेन्द्र स्वामी जी का। अजय की डायरी, अजय की डायरी उपन्यास किसका है? फटाफट आंसर बताएंगे। अब्दुल बिस्मिल्लाह का, देवराज का, रामदरथ मिश्र जी का या प्रेमचंद्र जी का? तो यहाँ पर ये अजय की डायरी हो जाएगी देवराज की। ठीक है, अजय की डायरी किसकी हो जाएगी? देवराज की। नेक्स्ट है अधखिला फूल, अधखिला फूल किसका है? तो सभी को मालूम है हरिओध जी का है। इसके बाद है अपराजिता, अपराजिता किसका है? तो अपराजिता वृंदावनलाल वर्मा, इलाचंद जोशी, देवराज या चतुर्सेन? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, चतुर्सेन। ठीक है, नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर उपन्यास किसका है? तो अर्धनारीश्वर जो उपन्यास है ये आपका किसका है? तो ये विष्णु प्रभाकर जी का है। नेक्स्ट आतंक उपन्यास किसका है? आतंक उपन्यास किसका है? तो आतंक उपन्यास चंद्रकांता जी, सूर्यवाला, बेचन शर्मा उग्र, नरेंद्र कोहली। तो ये है आपका नरेंद्र कोहली जी का। आतंक उपन्यास किसका है? नरेंद्र कोहली जी का है। इसके बाद है आधा गांव, तो ये तो आपको भैया कमेंट में बताना है। आधा गांव वैसे सभी को मालूम है कि आधा गांव तो हमारा वैसे भी मासूम होता है। ठीक है, तो ये कमेंट में आप बताएंगे। 174 आपका बंटी, तो आपका बंटी किसका है? मन्नू भंडारी का है, यानी आपका बंटी कहाँ गया है? भंडारे में गया है। ठीक है, उखड़े हुए लोग, उखड़े हुए लोग किसका है? तो उखड़े हुए लोग जो है वो है राजेंद्र यादव जी का। ये तो हमेशा उखड़े ही रहते हैं यादव जी। ठीक है, तो यादव जी तो उखड़े ही रहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राजेंद्र यादव। उग्रतारा, उग्रतारा आपको बताना है 77 उग्रतारा। तो उग्रतारा ये किसका हो जाएगा? रंगे राघव, शिवानी, मेहरुनिशा, परवेज और नागार्जुन। तो ये हो जाएगा आपका किसका? नागार्जुन जी का। ठीक है, तो उग्रतारा किसका उपन्यास है? नागार्जुन जी का। ठीक है, नेक्स्ट है 78 एक पति के नोट्स। तो एक पति के नोट्स अभी हमने पढ़ा हुआ था, एक पति के नोट्स हमने अभी पढ़ लिया है, और यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा महेंद्र भल्ला। क्या हो जाएगा? महेंद्र भल्ला जी के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट है अग्निपंखी, अग्निपंखी किसका है? तो अग्निपंखी जो है, अब अग्निपंखी कहाँ बैठेगी? यानी कि सूर्य की किरणें जो है, सूर्य की किरणों के हिसाब से क्या चलता है? तो अग्नि सूर्य से उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूर्यवाला। ठीक है, चलिए मतलब आग की पंखी किस में लगी हैं? सूर्य में लगी हैं, तो यहाँ पर सूर्यवाला कर देंगे। नेक्स्ट है ए लड़की किसका है? तो ए लड़की जो उपन्यास है वो कृष्णा सोबती जी का है। किसका है? कृष्णा सोबती जी का है। और कुरु कुरु स्वाहा ये भी आप लोगों ने बहुत पढ़ा है। कुरु कुरु स्वाहा प्रसिद्ध है मनोहर श्याम जोशी का। ठीक है, कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी का। नेक्स्ट है कलंक मुक्ति, तो कलंक मुक्ति किसका है? अब्दुल बिस्मिल्लाह, बदियुज्जमा, कमलेश्वर और फणीश्वरनाथ रेणु। तो ये जो है ये फणीश्वरनाथ रेणु जी का है कलंक मुक्ति। ठीक है, वास्तविकता में आप लोगों ने एक गांव में कहावत सुनी होगी कि जिस दिन सांप मरता है, व्यक्तियों के सामने आता है, तो उसको लोग मार दिया करते हैं। तो वास्तविकता में ये मान के चलते हैं कि उसको श्राप प्राप्त हुआ है कि जैसे ही आदमी उसको देखेगा वैसे ही मारने के लिए भागेगा। तो कलंक मुक्ति किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का है। ठीक है,
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और 182 नंबर के क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। क्याप किसका है? क्याप पढ़ा हुआ है, सभी के द्वारा पढ़ा गया है ये। तो क्याप जो है ये मनोहर श्याम जोशी जी का है। कालाजल, कालाजल किसका उपन्यास है? तो कालाजल जो है बेटा वो सानी जी का उपन्यास है। किसका है? सानी सानी सानी, मैं तो दिल भी सानी सानी, पढ़ा होगा आपने, सुना होगा गाना। तो कालाजल किसका हो गया? सानी जी का हो गया। ठीक है। काले फूल का पौधा, काले फूल का पौधा तो ये लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। काले फूल का पौधा किसका है? लक्ष्मी नारायण जी का है, यानी काले फूल का पौधा। अब काला फूल जो है वो लक्ष्मी जी को नहीं चढ़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, उनको कैसे चढ़ता है? लाल चढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई का, किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई का ये किसने लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है किसने? शैलेश मटियानी जी ने। किसने लिखा है किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई जी का? तो ये लिखा है शैलेश मटियानी जी ने। अगला है गर्म राख, तो ये तो भैया सभी ने पढ़ा होगा, आशा करते हैं ये आपसे बनना भी चाहिए। और गर्म राख जो लिखा है वो उपेंद्रनाथ अश्क जी ने लिखा है। और हम हमेशा कहते हैं कि अश्क को सीखो इश्क से, और हमें गर्म राख पर चलना है अगर आपने इश्क किया है तो। ठीक है, नेक्स्ट है घृणामयी। घृणामयी उपन्यास किसका है? अरे भैया घृणा कौन करता है? तो जोशी जी होते हैं ना, वो घृणा करते हैं। जोशी जी होते हैं वो क्या करते हैं? घृणा करते हैं। सुबह सुबह किसी को छूते नहीं हैं। अगला है 189 चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता संतति किसका है? तो ये आपने पढ़ा होगा। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति ये देवकीनंदन खत्री जी के हैं। किसके हैं? देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास हैं। तो यहाँ पर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है चितकोबरा। अरे भैया कैसा है? चितकोबरा है, चितकोबरा। तो कभी आपने पढ़ा चितकबरा? चितकबरा नाम सुना होगा है ना, चितकबरा। आप चितकबरा हो जाओगे यदि मृदा में पड़े रहोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मृदुला गर्ग चितकोबरा। ठीक है, नेक्स्ट है जहाज का पंछी 191। जहाज का पंछी, तो जहाज का पंछी कौन होगा? तो जहाज का पंछी इलाचंद जोशी, निराला जी, निराला जी तो नहीं है, यशपाल भी नहीं है, देवकीनंदन खत्री और इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी आपका यहाँ पर क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 191 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलाचंद जोशी। और झूठा सच किसका है? तो ये तो आंखों देखा हाल आप सभी को पता होगा, इसको कमेंट में आप बताएंगे 192 नंबर के क्वेश्चन को। और हम बढ़ते हैं अब 193 नंबर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते, तो भैया टेढ़ा मेढ़ा कौन चलेगा? टेढ़ा मेढ़ा तो भैया जो हमारे चरण हैं वही तो चलेंगे टेढ़े मेढ़े। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है डाक बंगला। डाक बंगला, तो बंगले में डाक पहुंचनी चाहिए, कमलेश्वर। डाक बंगला किसका हो जाएगा? कमलेश्वर जी का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे है डार से बिछुड़ी। डार से बिछुड़ी क्यों बिछुड़ी? डार से भैया डाल पे बैठोगे और सो जाओगे तो कृष्णा तो भाई गिर जाओगे ना, तो डार से बिछुड़ी क्यों? क्योंकि तुम सो गई थी तो कृष्णा सोबती। ऐसे ही आजकल के हमारे अगर लड़के सो जाएंगे तो अपने लक्ष्य से वो बिछुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ डार से बिछुड़ी यानी कृष्णा सोबती। डूबते मस्तूल, डूबते मस्तूल किसका है? तो डूबते मस्तूल जो है वो नरेश मेहता जी का है। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे ढाई घर, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, गिरिराज किशोर जी का है। तितली, तितली आपको बताना है और पढ़ा भी है आप सभी ने, तो वैसे हम चाहेंगे कि तितली का आप आंसर हमें कमेंट में दीजिए। 198 का आंसर हमें कमेंट में देंगे आप। इसके बाद है दिव्या, तो दिव्या जो है वो किसका है? तो दिव्या जो हो जाएगा आपका वो यशपाल जी का हो जाएगा। झूठा सच और दिव्या ये यशपाल जी के उपन्यास हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है धरती धन ना अपना। धरती धन ना अपना, अरे धरती किसका धन नहीं है? तो धरती धन नहीं है जगदीश चंद्र जी का। धरती धन ना अपना, जगदीश हो आप, जगत के भगवान हो तो ऊपर ही रहो, नीचे नहीं आना है। धरती आपका धन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नरेंद्र मोहिनी। अरे नरों के जो इंद्र हैं उनकी मोहिनी कौन है? तो उनकी मोहिनी तो है भैया देवकी नंदन। कौन है? देवकी नंदन, यानी देवकी के नंदन, देवकी के नंदन जो कि नरों को मोह लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर भी क्या हो जाएगा? देवकी नंदन खत्री। ठीक है, मोहने, अरे मुररिया वाले ने मोहा है सभी को, तो इसीलिए हम कह रहे हैं देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप किसका होगा? तो नदी के द्वीप
तो अज्ञेय जी का होगा। अज्ञात हैं, कितने हैं नदी में द्वीप? अज्ञात हैं, देखने ही नहीं गए हम तो। ना आने वाला कल, तो ना आने वाला कल किसका हो जाएगा? मोहन राकेश जी का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका नवाबी मसनद। नवाबी मसनद किसका उपन्यास है? तो नवाबी मसनद जो है वो आपका अमृतलाल नागर जी का उपन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट है ना भेजे गए पत्र। तो ना भेजे गए पत्र जो है वो डॉक्टर देवराज जी का हो जाएगा। इसके बाद 55 खंबे लाल दीवार। तो 55 खंबे लाल दीवार जो है क्या वो शिवानी का है? मैत्रेयी पुष्पा, ममता कालिया, ये उषा प्रेमवदा जी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 55 खंबे लाल दीवार उषा प्रेमवदा जी का। नेक्स्ट है परख। तो परख जो है जैनेन्द्र का, यशपाल का, विवेक की राय और चतुर्सेन। चतुर्सेन नहीं है, विवेक की राय गए, यशपाल तो वैसे भी नहीं है, जैनेन्द्र जी होंगे। कौन होंगे? जैनेन्द्र जी। यानी यहाँ पर आपका ए नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रत्यागत किसका हो? प्रत्यागत उपन्यास उपेंद्र नाथ का, वृंदावन लाल वर्मा जी का, गिरिराज किशोर का, उषा प्रेमवदा जी का। तो आपको ये बताना है प्रत्यागत। तो प्रत्यागत में इनको तो काट ही दो। अब बचे हमारे पास दो, वृंदावन लाल वर्मा और उषा प्रेमवदा। तो प्रत्यागत मतलब प्रतिधन आगत। तो वृंदावन कहाँ जाओगे? प्रतिदिन कहाँ जाओगे? वृंदावन। तो हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पागल कुत्तों का मसीहा। पागल कुत्तों का मसीहा। पागल कुत्तों का मसीहा जो दया करता है सब पे, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पुनर्नवा, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, कमेंट करेंगे आप। ठीक है, और इसके बाद है पत्थर अलपत्थर। पत्थर अलपत्थर ये उपेंद्रनाथ अस्क जी का है। इसके बाद फांसी से पूर्व। फांसी से पूर्व, फांसी से पूर्व बच्चन सिंह। बच्चों से मिलना चाहेंगे, फांसी से पहले आप क्या करना चाहोगे? तो बच्चों से मिलना चाहेंगे, ऐसे आप सीख लेना। तो फांसी से पूर्व उपन्यास किसका हो जाएगा? बच्चन सिंह का। ठीक है, बूंद और समुद्र, तो ये तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और बूंद और समुद्र हो जाएगा अमृतलाल नागर का। बूंद बूंद में अमृत है, बूंद बूंद में अमृत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा बोरीवली से बोरीबंदर तक। बोरीवली से बोरीबंदर तक किसका है? बोरीवली से बोरीबंदर, तो ये हो जाएगा शैलेश मटियानी जी का। किसका हो जाएगा? शैलेश मटियानी जी का। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बाबुल तेरा देश में। बाबुल तेरा देश में ये किसका उपन्यास है? तो ये हो जाएगा भगवान दास मोरवाल। किसका? भगवान दास मोरवाल। बाबुल तेरे देश में। नेक्स्ट है भाग्यरेखा। तो भाग्यरेखा किसका है? तो भाग्यरेखा तो भैया भीष्म साहनी का है। यानी आपको सहना है, भाग्य में जो लिखा है, भाग्य में जो रेखा है वो तो आपको सहन करना है। तो 216 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भिखारणी। तो भिखारणी आपको बताना जरूरी नहीं है क्योंकि आजकल के भिखारी पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। तो भिखारणी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। विश्वंभर विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। कौन है? तो भिखारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विषकन्या। तो विषकन्या का क्या हो जाएगा आपका? तो विषकन्या का हो जाएगा आपका शिवानी। ठीक है भैया, आप देखिए विषकन्या हम इसलिए बोल रहे हैं देवी जी को क्योंकि शिव जी की पत्नी है। ठीक है, शिवानी शिव जी की पत्नी है। तो भैया अब देखिए विष तो पिया था, विष पिया था किसने? शंकर भगवान जी ने। तो शिवानी तो विषकन्या वैसे ही हो गई समझो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 218 का डी। भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र। अच्छा एक बात बताओ, सीआईडी क्या देखती है? सीआईडी देखती है कि कहीं पर हमें पाँवों के मिल जाएं, पाँवों के निशान मिल जाएं, यानी भगवती चरण वर्मा चरणों के भूले बिसरे चित्र मिल जाएं तो हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अगला आपका 219 हो चुका है और अब पहुंचते हैं हम 220। मंगलसूत्र बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रेमचंद्र जी का है। मरुप्रदीप, तो मरुप्रदीप किसका है? मरुप्रदीप जो उपन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का। और इसके बाद है मृगनयनी। तो मृगनयनी जो है वृंदावन लाल वर्मा जी का हो जाएगा। इनके सारे उपन्यास हमने आपको पढ़ाए हैं, सभी कृतियों के बारे में हमने इनको बताया है, आप जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला अभी हम पढ़ चुके हैं और मुर्दों का टीला जो है वो है रंगे राघव जी का। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है 24। कहाँ है भैया 24?
पतिता की साधना, पतिता की साधना 24 पतिता की साधना, ये भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का उपन्यास है, पतिता की साधना। ठीक है, नेक्स्ट है यह पथबंधु था, यह पथबंधु था, फटाफट आप लोग देख लें। तो ये नरेश मेहता जी का है, यह पथबंधु था। यारों के यार, यारों के यार सो गए, यारों के यार तो सो गए, कृष्णा सोबती, यारों के यार सो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रथ के पहिए, रथ के पहिए, तो रथ के पहिए किसके हो जाएंगे, हिमांशु श्रीवास्तव जी का उपन्यास हो जाएगा। रानी नागमती की कहानी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, रानी नागमती की कहानी हरिशंकर परसाई जी की है, रानी नागमती की कहानी हरिशंकर परसाई जी की है। लाल पीली जमीन, लाल पीली जमीन, लाल पीली जमीन गोविंद मिश्र जी की है, लाल पीली जमीन किसकी है, गोविंद मिश्र जी की है। वैशाली की नगरवधु, तो वैशाली की नगरवधु तो सभी को मालूम होना चाहिए, और ये है चतुर्सेन शास्त्री जी की। ठीक है, नेक्स्ट है विवर्त, तो विवर्त जैनेन्द्र जी का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, विवर्त जैनेन्द्र जी का हो जाएगा। और विपात्र, विपात्र जो है वो किसका है, 232 विपात्र, कृष्णा सोबती, संजीव मुक्तिबोध है, तो ये बेटा हो जाएगा आपका यशपाल जी का, किसका हो जाएगा, यशपाल जी का। इसके बाद है श्यामा स्वप्न, तो सभी को पता है श्यामा का स्वप्न, जाग के तो देख नहीं सकते, तो श्यामा स्वप्न हो जाएगा आपका जगमोहन जी का, किसका, जगमोहन जी का। सतीमती, सती मैया का चौरा, सती मैया का चौरा, ये भैरव प्रसाद जी का, तो सती मैया के चबूतरा, चौरा मतलब चबूतरा समझ लो, तो सती मैया का चौरा किसने बनवाया, तो भैरव प्रसाद जी ने बनवाया। ठीक है, 234 आपके हो चुके हैं, और अब आपका लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, और लास्ट क्वेश्चन आपका रहा आपकी स्क्रीन पर, हाथी के दांत। बताइए भैया जरा, इसमें हम आपको पूरा टाइम दे रहे हैं। हाथी के दांत, और हाथी के दांत का जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा अमृत राय, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये ज़्यादा पसंद तो नहीं आया होगा, लेकिन बस मेरा उद्देश्य ये था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपन्यास कराए जाएं। तो अब हम आगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कहानियों पर, कहानी, कहानी के पात्र, और बहुत सारी कहानी हम आपको लेकर के आ रहे हैं, और उसमें हम आपको क्वेश्चन करने का टाइम भी देंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।